किडी टून्स। एक समय की बात है। एक परीलोक में 4 परियां रहती थी। 3 बहनें बहुत सुंदर थी, लेकिन एक छोटी बहन बहुत ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें उसे पसंद नहीं करती थी। तभी एक दिन कालो परी अपनी बहनों से कहती है, तुम तीनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? उसकी ये बात सुनकर जल परी, उसकी दूसरी बहन, उससे कहती है, हम तीनों शादी में जा रही हैं। तभी काली परी कहती है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काली परी की ऐसी बात सुनकर जल परी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहन से कहती है, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। हम वहाँ पर अपना मजाक नहीं बनवा सकती है। वैसे भी परीलोक में सभी परियां हमें काली परी की बहन कहकर चिढ़ाती हैं। तभी उसकी दूसरी बहन कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले ही इसकी वजह से हमारा बहुत मजाक बन चुका है। काश ये पैदा ही नहीं होती, पैदा होने से पहले ही मर जाती, ताकि हम तीनों की जिंदगी में कुछ सुकून होता। तीनों बहनों की जली कटी बातें सुनकर काली परी को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। तीनों बहनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों मजे से तैयार होकर शादी में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बाद तीनों बहनें घर में 3 लड़कों को लेकर आती है। तभी माँ परी उनसे कहती है, अरे बेटियों, ये 3 लड़के कौन हैं? माँ, हम बहनें इन तीनों से प्यार करती है और हम इन्हें आपसे मिलवाने के लिए लाई है। माँ, हम इनसे शादी करना चाहती है। वो तीनों लड़के शक्ल से तो बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए माँ परी कोई ऐतराज नहीं करती और वो शादी के लिए हाँ भी भर देती है। थोड़ी देर बाद दीवार पर लगी घड़ी पर 6 बज जाते हैं और 6 बजने की घंटी बजती है। ये देखकर तीनों लड़कों के हाव भाव उतर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने की जल्दी करते हैं। इस समय कालो परी उन तीनों के नाखूनों को देखती है। वह नाखून धीरे धीरे से बाहर आने लगते हैं। इससे पहले कि कालो परी कुछ कह पाती, वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद कालो परी अपनी तीनों बहनों और माँ से कहती है, माँ, मुझे वो तीनों लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम तीनों को उन तीनों लड़कों से दूर रहना चाहिए। अपनी बहन काली परी की बात सुनकर जल परी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे कलमुही, अपनी काली जबान बंद रख। तुम्हें तो कभी कोई सुंदर लड़का मिल ही नहीं सकता। हम तीनों की इन सुंदर लड़कों से शादी हो रही है ना, इसलिए तू जल रही है। तू बीच में अपनी टांग मत लगा, वरना मैं तेरी टांग काट कर रख दूंगी। इस तरह से उसकी बहन कालो परी को डांट लगाकर उसे चुप करवा देती है। कुछ समय के बाद उन तीनों की शादी उन्हीं लड़कों से हो जाती है। शादी के ही दिन वो तीनों लड़के उन लड़कियों को लेकर एक डरावनी गुफा में जाते हैं। तभी सुनहरी परी डरते हुए कहती है, अरे अरे, तुम लोग हमें यहाँ क्यों लेकर जा रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा डरावनी जगह है। इतने में वो तीनों सुंदर लड़के काले भूत में बदल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भयानक लग रहे होते हैं। इन तीनों का ऐसा रूप देखकर वह तीनों बहनें बहुत जोर से डरने लगती हैं। तभी जल परी कहती है, अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तो भूत बन गए हैं। तभी उसकी दूसरी बहन सोन परी कहती है, हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें धोखा दिया है इन तीनों ने, ये तो भूत है। वो तीनों भूत इन परियों की शक्ति उनसे छीन लेते हैं और फिर उन्हें बांध देते हैं। तभी पहला भूत कहता है, अब हम तुम तीनों को ले जाकर हमारे सरकार के हवाले कर देंगे और फिर वो हमें अपना मंत्री बना लेंगे। तभी जल परी उनसे कहती है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमें सिर्फ हमारे फायदे से मतलब है। तुम्हारे रोने धोने से हम पर कोई असर नहीं होगा। अब तुम तीनों भूतों के महल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो तीनों भूत उन तीनों बहनों को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर अचानक से वहां पर काली परी आ जाती है। तभी काली परी कहती है, ठहरो, तुम इसी वक्त यहाँ ठहरो। मेरी बहनों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम तुम्हें भी राजा के पास ले जाएंगे। तुम वहाँ पर बर्तन धोने का और पोछा लगाने का काम करोगी। यह कहकर तीनों भूत काली परी को पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं। काली परी अपने जादू से तीनों भूतों को बांध देती है। तभी काली परी उनसे कहती है, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी वो तीनों भूत रस्सी से खुद को आजाद कर लेते हैं और दूसरा भूत कहता है, हम तीनों बहुत शक्तिशाली है। हमारा सामना तुम नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, वरना हम तुम्हें मार मार कर जंगल में पटक देंगे। तभी काली परी मन में सोचती है, अरे ये तीनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं अपनी बहनों को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर काली परी खुद को आग लगा लेती है और उन तीनों भूतों से आकर चिपक जाती है। तभी तीसरा भूत जोर से चिल्लाता है, अरे 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 हमें ये जलाकर मारना चाहती है, बचाओ बचाओ। तभी काली परी उनसे कहती है, नहीं नहीं, तुम तीनों को मारने का बस अब मेरे पास यही उपाय बचा है। अब तुम तीनों को मेरे साथ जलना होगा इस भयानक आग के अंदर। वो तीनों अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर वो उस आग से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाते। धीरे धीरे वो तीनों और काली परी जलकर राख हो जाते हैं। अपने बहन का बलिदान देखकर तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सही सलामत परीलोक पहुंच जाती है और अपनी माँ परी को सारी बात बताती है। तीनों परियां और माँ काली परी को याद करके बहुत रोती है। ये कहानी है रामू की, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और रामू पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसीलिए वो एक ढाबा चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा किया करता था। रामू की माँ कोमल भी ढाबा चलाने में रामू की मदद किया करती थी। रामू, चूल्हा जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची है, मैं खाना कैसे बनाऊं? परेशान मत हो माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ, फिर मिलकर दोनों फटाफट से खाना बना लेंगे। रामू फौरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। रामू के ढाबे पर हर रोज कई लोग खाना खाने आते थे, मगर फिर भी रामू की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गांव में कमाई से ज्यादा लागत थी। बस एक यही बचत थी कि उसे चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। हाँ, इस पेड़ पर काफी लकड़ियां हैं, इससे शुरू करता हूँ। मेरे पंख बचाओ, है कोई, मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज तो किसी लड़की की लगती है, लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। रामू उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ एक परी जैसी दिखने वाली लड़की है, जिसके पंख कांटों में फंसे हुए थे। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें ये परी वाले कपड़े पहनकर जंगल में घूमने का। देखो, फालतू की मुसीबत मोल ले ली ना तुमने। रुको, मैं अभी नकली पंखों को काट कर तुम्हें झाड़ियों से आजाद करता हूँ। नहीं, मेरे पंखों को तुम हाथ भी मत लगाना, और ये नकली नहीं है, मैं एक असली परी हूँ और ये पंख भी असली हैं। परी की बात सुनकर रामू चौंक गया। देखने पर उसे पता लगा कि वो पंख असली थे, क्योंकि कांटों में फंसे होने की वजह से उनमें से खून भी निकल रहा था। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ। उस परी ने रामू पर भरोसा किया और फिर रामू ने बड़े ही ध्यान से उन नुकीली झाड़ियों को काट दिया। अब परी आजाद थी, मगर उसके पंख बुरी तरह से घायल थे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं परी लोक से तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम कोमल है। मेरा नाम रामू है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब तुम अपने परीलोक वापस चली जाओ। मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती जब तक मेरे पंख ठीक नहीं हो जाते। क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो? हाँ, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर एक ढाबा चलाते हैं। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लो, फिर चलते हैं। पर लकड़ियाँ तो तुम काट चुके हो, वो देखो। रामू ने पीछे देखा तो वहाँ ढेर सारी कटी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी। रामू समझ गया कि असल में ये परी का ही जादू था। तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू क्यों नहीं किया, और अपने पंख सही करने के लिए तुम जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं करती?
क्योंकि हम अपना जादू सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ के पास तुम्हारे पंख जल्दी सही करने का जरूर कोई ना कोई नुस्खा होगा। रामू उस परी को लेकर घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप बना देती हूँ, उससे तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया माँ जी। कोमल के बनाए हुए जड़ी बूटी के लेप से परी के पंख बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन रामू के हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे थे। ये कैसी दाल मखनी है भाई, मक्खन का तो नामो निशान भी नहीं है। मक्खन कहाँ से डालो भाई साहब, यहाँ खाने के दाम बहुत कम है। थोड़ा सा दाम बढ़ाते हैं तो लोग खाने से ही मना कर देते हैं। ये तो सब बहाने हैं, साफ बात है भाई, खाने में स्वाद तो माल मसाले से ही आता है। अगर वही नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारे ढाबे पर कौन आएगा? खाली दाल तो घर पर भी मिल जाती है खाने को। रामू मजबूर था, वो चाहकर भी अपनी लागत को नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था वो? बस माँ और क्या बोलेगा, दाल मखनी में मक्खन ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया। लगता है अब फिर कभी हमारे ढाबे पर खाना खाने नहीं आएगा। नहीं आता तो ना आए, तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गांव के लोग ऐसे ही हैं, हर कोई उधार खाकर चला जाता है और ऊपर से इन्हें दाल में मक्खन भी चाहिए। नहीं माँ, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, ऐसे तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। रामू के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी और साथ ही चिंता भी। उसकी माँ कोमल भी उदास होकर अपनी बहन से मिलने चली गई क्योंकि उसके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था, लेकिन वहाँ कोई था जो सही मायने में रामू और कोमल की मदद कर सकता था। ये दोनों कितने परेशान हैं और रामू तो मेरे जादू के बारे में भी जानता है, मगर फिर भी इसने मुझसे मदद को नहीं कहा। इतनी परेशानी में भी इन्होंने मेरी मदद की, मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। परी के पंख बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वो परी लोग जा सकती थी, मगर उससे पहले उसे एक काम करना था। तो ये है दाल मखनी, तो ठीक है, ये गया इसमें ढेर सारा मक्खन, ये काफी नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। कोमल परी ने उस दाल मखनी पर अपना जादू कर दिया और फिर वहाँ से चुपचाप परी लोग चली गई। कुछ देर बाद, अरे कोई है यहाँ, क्या खाना मिलेगा? हाँ जी, क्यों नहीं साहब, दाल मखनी और रोटियां बिल्कुल तैयार हैं, मैं बस अभी लेकर आया। रामू खाना लेने ढाबे में गया। उसने जैसे ही दाल निकालने के लिए ढक्कन उठाया तो दाल के ऊपर ढेर सारा मक्खन तैरता हुआ देखकर बोला, अरे ये इतना सारा मक्खन, लगता है माँ ने डाला होगा, पर वो इतना मक्खन कहाँ से लाएंगी? चलो छोड़ो, माँ से बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूँ। रामू खुशी खुशी वो ढेर सारे मक्खन वाली दाल लेकर जाता है, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठता है। अरे वाह भाई वाह, सच में मजा आ गया। मैंने शहर के हर अच्छे होटल में दाल मखनी खाई है, पर इतना ज्यादा मक्खन कोई भी नहीं डालता, और तुम इतने कम दाम में इतना मक्खन डालते हो, मानना पड़ेगा भाई। और ये भी कहना पड़ेगा, तुम्हारी दाल मखनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब है। शुक्रिया साहब, क्या आपको मेरी दाल मखनी का स्वाद पसंद आया? अरे बढ़िया है तो स्वाद तो आना ही है ना। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ। मेरे साथ और भी लोग आए हैं शहर से, वो तालाब के पास जो फैक्ट्री है उसी के काम के सिलसिले में हम सब आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मखनी सबको पसंद आएगी। और हाँ, उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो, स्वाद के हिसाब से खाने का दाम बहुत कम है भैया। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। जो कुछ हो रहा था, रामू का उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उसने फटाफट से रसोई में जाकर काम संभाला। ऐसा करता हूँ, फटाफट और रोटियां बना लेता हूँ, दाल तो काफी होगी। कुछ ही देर में उसके ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रामू ने दाल के साथ सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसी और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया। सारा दिन यही सब चलता रहा। हालांकि रामू ने दाल मखनी का दाम ज्यादा कर दिया था। लोगों ने तब भी पेट भर कर खाया और उसके दाम भी चुकाए। फिर शाम को जब कोमल घर वापस आई तो ढाबे का हाल देखकर चौंक गई।
अरे रामू, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा तूने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है। रामू कोमल को सारी बात बताता है। ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा दाल मखनी में मक्खन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहाँ से? यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। अच्छा, ये सब बाद में सोचेंगे, अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत दाल बची है कि नहीं, वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। बेचारी कोमल को भी तो भूख लगी होगी ना। माँ देखता हूँ। माँ आज बहुत ग्राहक थे, शायद ही दाल बची हो। और फिर रामू ने जैसे ही बर्तन देखे वो एक बार फिर हैरान हो गया, क्योंकि भगोना दाल से पूरी तरह भरा हुआ था। माँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो चमत्कार है बेटा। अब जा, जल्दी से जाकर कोमल को बुला ला, मैं गरम गरम रोटियां बना लेती हूँ। रामू को बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही थी, मगर जब उसे कोमल परी कमरे में नहीं दिखी तो उसे सब समझ आ गया कि उसकी सीधी सादी दाल को इतनी लजीज दाल मखनी किसने बनाया। अरे बेटा, क्या हुआ? कोमल कहाँ गई? माँ वो चली गई जहाँ उसे जाना था। और फिर वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। कोमल बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव जो बेहद सुंदर था, उसमें एक आदमी जिसका नाम महेश था रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आशा था। आशा अपने पिताजी के साथ उस गांव में रहती थी। उसकी माँ बहुत अरसे पहले ही मर चुकी थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद आशा घर संभालती और उसके पिताजी मछलियों का काम करते थे। सुबह से उसके पिताजी काम के लिए निकल जाते और आशा खाना बनाती। जब उसके पिताजी शाम में आ जाते तो वो पकड़ी हुई मछलियों को बेच देते। इस तरह आशा भी सीख लेती थी कि ग्राहकों को कैसे संभालना है और लेन देन कैसे करना है। आज के दिन भी वैसा ही था। पिताजी खाना खाने के लिए आए, पर जैसे ही उन्होंने खाना खाया वैसे ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई। आशा को समझ नहीं आया। उसने एक दिन पिताजी का ख्याल रखा, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आशा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। फिक्र मत करो आशा, मैं अभी इनको देखता हूँ। डॉक्टर ने अच्छे से उनको चेक कर लिया। अब बेटा, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इन्हें एक इंजेक्शन लगाना है और ये ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब आप इंजेक्शन लगा दीजिए। मगर एक परेशानी है। क्या? वो इंजेक्शन 2000 रुपए का आएगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? आशा निराश हो जाती है, मगर डॉक्टर उसे एक दिन का वक्त देते हैं ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, मगर कल इनको इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, और मुझे तो मछलियाँ भी पकड़नी नहीं आती। आशा ने सारी पकड़ी हुई मछलियाँ बेच दी, मगर अभी भी पैसे बहुत कम थे। आशा नाव लेकर मछलियाँ पकड़ने चली गई। उसे ठीक से नाव चलाना भी नहीं आती थी। उसने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था, मगर आशा नाव पकड़े आगे बढ़ती रहती है। उसे एक छोटा मैदान नजर आता है। वो नाव के साथ थोड़ी देर वहां रुकती है और सोच रही होती है कि उसे तभी वहां एक मछली पड़ी हुई नजर आती है। ये मछली थोड़ी अलग तरह की मछली थी जो गांव वाले नहीं लाते थे। ये मछली तो पिताजी की मछलियों से बहुत अलग है, अब मैं क्या करूं? आशा बैठकर सोच रही होती है कि किसी तरह उसे मछलियां मिल जाएं। शाम होने वाली थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। आशा उदास होकर उसी मछली के साथ घर चली जाती है और उदास होकर सो जाती है। आशा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो मछली पहले से बड़ी हो गई। आशा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये मछली तो काफी बड़ी हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इसका क्या करूं? आशा देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद कहता है, आशा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। आशा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो वही मछली लेकर बाजार बेचने जाती है, इस उम्मीद से कि कोई तो उसे खरीद लेगा।
सब उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत थी ये मछली, मगर उस मछली को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। किसी भी गांव वाले को वो मछली नहीं चाहिए थी। आशा उसी मछली के साथ घर आ जाती है और रोने लग जाती है। आशा को एक आवाज सुनाई देती है। आशा रोते हुए चुप हो जाती है और डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये मैंने कहा है जिसे तुम उठा कर लाई हो। आशा मछली की तरफ डर और हैरानी से देखती है। तुम बोल सकती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे पिताजी बीमार हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। तुम मुझे कुछ कहोगी तो नहीं ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वापस उसी जगह छोड़ाऊं? हाँ, मगर उसके पहले मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं मछलियों को कैसे पकड़ सकती हूँ? नहीं, मैं खुद एक मछली हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ पैसे कमाने में मदद कर सकती हूँ। आशा खुश होकर पूछती है, कैसे? मैं बेहद खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ करतब भी दिखाने आते हैं, तो तुम मेरे जरिए करतब दिखाकर पैसे कमा सकती हो। आशा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम ये अभी कर सकते हैं? हाँ, मगर तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। अच्छा, वो क्या? तुम्हें मेरे साथी जो कि उसी नदी में है उसे लाना होगा, और तुम्हारा काम जब हो जाएगा तुम्हें हमें वापस छोड़कर आना होगा। आशा खुशी खुशी हामी भरती है और तुरंत उस मछली के साथ उस नदी पर जाती है जहाँ उसकी साथी होती है। आशा दूसरी जादुई मछली से कहती है, क्या आप करतब दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे गांव आ सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं इस नदी और जादुई शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और इसे वापस भी लेकर आऊंगी। मेहरबानी करके आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मुझे जल्द से जल्द पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही है, हम इसके साथ बिल्कुल महफूज हैं। ये सब सुनकर पहली मछली भी मान जाती है। वो उन दोनों को लेकर गांव में जाती है और करतब दिखाना शुरू करती है। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और साथ के गांव वाले भी आकर ये करतब देखते हैं। सब खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा आशा खुश हो जाती है। आशा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और वो आशा के पिताजी को इंजेक्शन लगा देते हैं। 2 दिन आराम करने दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आशा ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है और अपने पिताजी की तबीयत ठीक होने के बाद आशा उन मछलियों को उनके घर छोड़ आती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर नदी थी जिसके पास 2 बस्तियां आबाद थी। एक को गरीबों की जबकि दूसरी को अमीरों की बस्ती कहा जाता था। दोनों बस्तियों के कॉलेज और स्कूल एक ही थे। गरीब बस्ती के लोग बहुत गरीब थे, वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, जबकि अमीर बस्ती के लोग बहुत ही अमीर थे, उनके अपने बिजनेस थे। गरीब बस्ती में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ सुमिता के साथ रहती थी। उसकी माँ अमीर बस्ती के लोगों के घर जाकर उनके बर्तन और कपड़े धोया करती थी। एक दिन नैना अपनी माँ के पास आती है और उससे कहती है, माँ, कितने दिन हो गए मैं साबुन के बगैर नहा रही हूँ। मुझे 10 रुपए दो, मैं जाकर साबुन लेकर आती हूँ। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साबुन खरीद सकूं। मुझे जैसे ही कुछ पैसे मिलेंगे हम साबुन खरीद लेंगे। माँ, 1 हफ्ता पहले भी आपने यही बात की थी। बेटा, अभी पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? जितने पैसे मिलते हैं उनसे तो सिर्फ खाने पीने का सामान ही बड़ी मुश्किल से आता है। साबुन ना लगाने की वजह से नैना से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी। एक दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो उसे देखकर लड़कियां कहती हैं, अरे वो देखो, बदबूदार नैना आ गई। चलो सारे दूर चलें, कहीं हम इस बदबू से मर न जाएं। स्कूल में नैना का बस एक ही दोस्त था जिसका नाम रोहन था। वो दिल का बहुत अच्छा था। वो भी नैना की बदबू से बहुत परेशान था, लेकिन वो उसे बताता नहीं था। नैना, ये लो, तुमने जो कल बुक मंगवाई थी मैं ले आया हूँ। कॉलेज में बाकी सारी लड़कियाँ अमीर बस्ती से थी। उनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी।
कुछ दिन के बाद रोहन की सालगिरह होती है। वो अपने बर्थडे पार्टी पर सबको इनवाइट करता है। जब नैना को इस बात का पता लगता है तो वो रोहन से कहती है, रोहन, कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और तुमने सबको इनवाइट भी किया है। क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे? रोहन नैना को उसकी बदबू की वजह से बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहता था, मगर वो दिल का भी बहुत अच्छा था। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया, तुम भी कल मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आना। रोहन की बर्थडे पार्टी के दिन जब नैना कुएं से पानी भरने जाती है तो वो देखती है कि उसमें पानी ही नहीं है। अरे ये क्या, कुएं का सारा पानी तो सूख गया है, अब मैं कैसे नहाऊंगी? वो निराश मन के साथ अपने घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, कुएं का सारा पानी तो सूख गया है, मुझे रोहन की बर्थडे पार्टी पर जाना है, अब मैं कैसे नहाऊं? बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम घर में पंप लगवा लें, वही एक कुआं ही है, अगर उसमें पानी नहीं है तो गुजारा करना पड़ेगा। पहले नहाने के लिए साबुन नहीं होता था और अब पानी भी नहीं है, मुझे पार्टी पर जाना ही नहीं है। वो पार्टी पर ना जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर उसके जहन में एक ख्याल आता है, अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो रोहन कहीं नाराज ना हो जाए। मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त है, मुझे पार्टी में जाना होगा। इसीलिए वो पार्टी में चली जाती है। सब उसकी बदबू से बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या, बदबूदार नैना यहाँ भी आ गई। कॉलेज में क्या इसने हमें कम परेशान किया हुआ था? मुझसे तो पार्टी में बैठा ही नहीं जा रहा, कोई इसे निकाले यहाँ से वरना हम चले जाएंगे। रोहन उसके पास आता है और उससे कहता है, नैना, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें पार्टी से जाना पड़ेगा। वो उदास मन से वापस आ जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी का बच्चा नजर आता है। ये तो हिरन का बच्चा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, अगर ये ऐसे ही फंसा रहा तो ये मर जाएगा, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। ये सोचकर वो उस हिरन के बच्चे को बाहर निकाल देती है और जैसे ही नैना उसे बाहर निकालती है तो वो हिरन का बच्चा एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। मैं कब से यहाँ फंसी हुई थी, कितने लोग यहाँ से गुजरे, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने यही सोचा कि मुझे निकालते वक्त कहीं उनके कपड़े ना गंदे हो जाए। तुमने मुझे यहाँ से निकाला और देखो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो जादुई साबुन। फिर नैना वो साबुन लेकर घर आती है। पता नहीं अब ये नहाने वाला साबुन है या कपड़े धोने वाला। चलो अब मैं इस साबुन से दोनों काम करके देख लेती हूँ। उसके बाद वो साबुन से नहा लेती है और कपड़े भी धो लेती है। उसके कपड़े बहुत चमक रहे थे और उनकी बदबू भी खत्म हो गई थी और अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे तो सारे कपड़े बिल्कुल नए हो गए हैं। उस परी ने बिल्कुल सही कहा था, ये एक जादुई साबुन है। वो साबुन से अपने घर के बर्तन धोती है, उसके बर्तन भी नए हो जाते हैं। फिर वो उससे अपने घर को धोती है और उसका घर बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है और साफ सुथरा हो जाता है। ये देखकर गरीब बस्ती के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ये नैना का घर बिल्कुल नया कैसे हो गया? चलो उससे जाकर पूछते हैं। फिर वो नैना के पास जाती है और उससे कहती है, नैना, ये तुमने अपने घर के साथ क्या किया है? ये इतना नया कैसे लग रहा है? ये सब जादुई साबुन का कमाल है। अच्छा, क्या तुम हमें भी वो साबुन दे सकती हो? हम भी अपना घर नया करेंगे। फिर नैना उन्हें वो साबुन दे देती है और उस जादुई साबुन की वजह से सारी गरीब बस्ती चमकने लगती है। अगले दिन जब नैना कॉलेज जाती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके कॉलेज की लड़कियां आपस में बात करती हैं। ये बदबूदार नैना इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? रोहन उसके पास आता है और कहता है, नैना, मुझे कल के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हें पार्टी से निकाल दिया था। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम मुझे पार्टी से ना निकालते तो मुझे वो परी नहीं मिलती और ना ही मुझे वो जादुई साबुन मिलती। अमीर बस्ती की लड़कियां नैना के पास आती हैं और उससे कहती हैं, नैना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई और तुम्हारे पास से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? ये सब तो परी की जादुई साबुन का कमाल है। क्या तुम हमें भी वो साबुन लाकर दे सकती हो?
हाँ, मगर अभी वो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें कल ला कर दूंगी। वो अगले दिन उन्हें जादुई साबुन ला कर देती है। जब अमीर बस्ती की लड़कियां जादुई साबुन से नहाती हैं, तो उनका रंग काला हो जाता है और उनमें से बदबू आने लगती है। मैं काली हो गई और मेरे से कितनी ज्यादा बदबू आने लगी है। लगता है उस नैना ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने हमें कोई और साबुन दिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो नैना के पास जाती है और कहती है, नैना, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और हमें गलत साबुन दिया है। हम तो काले हो गए और हमसे कितनी बदबू आ रही है। मगर मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तुम्हें वो जादुई साबुन ही दिया है। तभी वहाँ पर जादुई साबुन प्रकट हो जाता है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आता हूँ जो दिल के अच्छे होते हैं।